तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन 2021 की वीडियो में आप पीछे 4 वीडियो की श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। आज मैं डिटेल वीडियो लेकर के आया हूँ, पार्ट 2 भोजन। तो इसमें भोजन के बारे में पहले डिटेल वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं स्टडी विद राही सर जी चैनल। तो चलते हैं आज लेसन 2 भोजन, इस पर डिटेल वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भोजन क्या है। तो भोजन की डेफिनीशन देख लेते हैं। मानव प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने वाले ऐसे पदार्थों को जिनसे शारीरिक वृद्धि होती है तथा जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न निकल के आता है कि भोजन किसे कहा जाता है। तो भोजन किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है इसके आंसर के रूप में कि मानव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ऐसे पदार्थों को जिनसे शारीरिक वृद्धि होती है, अर्थात शरीर बढ़ता है, तथा जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए जिस ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसी ऊर्जा को भोजन कहा जाता है। अब भोजन की परिभाषा के बारे में फूड डिक्शनरी के अनुसार वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में गृहीत व शोषित होकर के, ग्रहण होकर कर और शोषित होना माने उसको टुकड़े होकर के पाचन क्रिया के माध्यम से उसकी वृद्धि का कार्य, टूट फूट की मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, ऐसी व्यवस्था को भोजन कहा जाता है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, अब देखते हैं भोजन के कार्य। भोजन क्या क्या कार्य करता है। भोजन शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। पॉइंट 1, शरीर के जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा देता है। पॉइंट 2, भोजन शरीर की वृद्धि, निर्माण तथा शरीर की टूट फूट की मरम्मत में भाग लेता है। पॉइंट नंबर 3, भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है। भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं देखते हैं, बिंदु निकल के आता है भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ हमें निम्नलिखित 2 साधनों से प्राप्त होते हैं। पहला साधन है वनस्पति द्वारा भोजन हमें प्राप्त होता है, दूसरा जंतुओं के द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन वनस्पतियों के द्वारा पॉइंट 1 अनाज से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 2 दालों से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 3 तरकारियों से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 4 मसाले से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 6 तेल से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 7 शक्कर से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 8 फल से भोजन प्राप्त होता है, पॉइंट 9 उत्तेजक पेय पदार्थों से भोजन प्राप्त होता है। मादक पेय पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट औषधियाँ। अब आगे देखते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, पॉइंट 1 जंतुओं से दूध प्राप्त होता है, जंतुओं से अंडे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से मांस प्राप्त होता है, जंतुओं से मछलियाँ प्राप्त होती हैं, जंतुओं से तेल, जंतुओं से औषधियाँ तथा जंतुओं से शहद प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भोजन 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक वनस्पतियों से और दूसरा जंतुओं से। अब आगे चर्चा करते हैं कि भोजन
इसके बाद हमें भोजन के कौन कौन से अवयव या तत्व प्राप्त होते हैं। भोजन के मुख्य अवयव निम्न प्रकार से हैं। भोजन से हमें भोजन प्रोटीन से प्राप्त होता है। भोजन का अवयव कार्बोहाइड्रेट्स है। भोजन का अवयव वसा है और भोजन का एक अवयव खनिज तत्व है। भोजन का अवयव विटामिन्स है और भोजन का अवयव जल है। तो इस प्रकार से भोजन के ये प्रमुख अवयव हैं। ये सभी रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न जटिल क्रियाओं के नियंत्रण व महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनके महत्व के आधार पर इनको निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। नंबर 2, प्रोटीन। नंबर 3, वसा। नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स। बी नंबर में शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति करने वाले तत्व। तो शरीर का निर्माण और क्षतिपूर्ति करने वाले तत्व, नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 खनिज लवण, नंबर 3 जल। सी नंबर रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ या तत्व। रोगों से रक्षा करने वाले नंबर 1 विटामिन्स, नंबर 2 खनिज, नंबर लवण, नंबर 3 प्रोटीन्स और नंबर 4 जल होते हैं। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के क्या कार्य हैं। शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। पॉइंट नंबर 2, मांसपेशियाँ, त्वचा, नाखून तथा बाल अधिकतर निर्मित होते हैं। ये किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से। पॉइंट नंबर 3, प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसके आंसर में देखते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटीन से शरीर में उत्पन्न होने वाले पाचक रसों, एंजाइम तथा हार्मोन्स की संरचना करती है। प्रोटीन शरीर से उत्पन्न होने वाले पाचक रसों, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स की संरचना करती है। प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर में आता है प्रोटीन की इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। पौधों से प्रोटीन और जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन उत्तम होता है? उत्तर है पौधों से प्राप्त प्रोटीन ज़्यादा उत्तम होता है। अगला प्रश्न, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर है 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने वाला मुख्य तत्व क्या है? उत्तर है अमीनो एसिड। अगला प्रश्न बिंदु है, मानव शरीर कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है? आंसर है मानव शरीर 20 अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो दोस्तों अगला पॉइंट लेते हैं प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन का संगठन क्या होता है, कैसे होता है? तो प्रोटीन के निम्न में उपस्थित मुख्य अवयवों की प्रतिशत मात्रा किस प्रकार होती है? तो कार्बन प्रोटीन में 50% होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन 23% होती है, नाइट्रोजन 16% होता है, सल्फर 0.3% होता है तथा फास्फोरस 0.3% होता है। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के निम्नलिखित कार्य हैं। पॉइंट 1, यह शरीर के निर्माण, विकास एवं टूट फूट की मरम्मत में भाग लेता है। पॉइंट 2, प्रोटीन मानसिक शक्ति के विकास में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। पॉइंट 3, यह पाचक रसों के निर्माण में भाग लेता है। पॉइंट 4, यह शरीर में अधिक मात्रा में एकत्र होने पर वसा के रूप में संचित हो जाता है और शरीर में वसा एवं शर्करा की कमी होने पर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। अगला पॉइंट, यह शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता
करता है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है प्रोटीन की कमी का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो प्रोटीन की कमी से शरीर को निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पॉइंट 1, शरीर के भार में कमी आ जाती है। प्रोटीन की कमी से गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की कमी से रक्तचाप या एनीमिया रोग हो जाता है और ऐसी अवस्था में वे अल्प विकसित और कमज़ोर तथा अस्वस्थ संतान को जन्म देती हैं। अगला पॉइंट, प्रोटीन की कमी से प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की कमी होने के कारण शरीर दुर्बल हो जाता है और शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, कार्य करने की क्षमता घट जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर के दुर्बल पड़ जाने के कारण उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति रोगी रहने लगता है। प्रोटीन की कमी से शरीर के विकास और वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं प्रोटीन की अत्यधिक कमी होने पर विकास और वृद्धि रुक जाती है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। पॉइंट 1, प्रोटीन का नामकरण किसने किया? आंसर है ब्राजीलियस एवं मोल्डर ने। अगला पॉइंट, प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? आंसर है प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग 10% होता है। अगला प्रश्न, कौन से अमीनो अम्ल किशोरों के लिए अनिवार्य किंतु वयस्कों के लिए अनिवार्य होते हैं? आंसर है आर्जिनीन एवं हिस्टिडीन। अगला पॉइंट, प्रोटीन्स का निर्माण किस बंध के द्वारा होता है? आंसर है पेप्टाइड बंध के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर है प्रोलैमिन्स प्रोटीन दाल में पाई जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने प्रोटीन पर चर्चा की, अब समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए ईंधन। अर्थात हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है। जिस प्रकार ईंधन से ही कार चलती है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किससे होता है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। इसका अनुपात 1:2:1 के रूप में होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में उपस्थित होते हैं? उत्तर है हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत व मात्रा क्या क्या है? स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ग्राम में। अनाजों से कार्बोहाइड्रेट 63 से 69 ग्राम प्राप्त होता है। दालों से कार्बोहाइड्रेट 56 से 60 ग्राम प्राप्त होता है। कंदमूल से कार्बोहाइड्रेट 22 से 39 ग्राम प्राप्त होता है। नट्स व तेल बीज से 10 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चीनी शक्कर से कार्बोहाइड्रेट 99.4% ग्राम प्राप्त होता है। साबूदाना से 77.1 ग्राम प्राप्त होता है। गुड़ से 95.0 ग्राम प्राप्त होता है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। आइए चलते समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टार्च या श्वेतसार और नंबर 2 शर्करा या ग्लूकोज। स्टार्च या श्वेतसार किसे कहा जाता है, इसके लिए समझते हैं। यह पौधों में पाया जाता है। यह ठंडे जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है अर्थात घुलता नहीं है। यह अनाजों के बीजों जैसे गेहूँ, मक्का और चावल आदि में लगभग 70% तथा दालों में 40% होता है। इसके अलावा यह केला, अखरोट तथा जड़ वाली सब्जियों जैसे आलू आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। शर्करा ग्लूकोज यह मुख्य रूप से चीनी, बूरा, गुड़ और शहद आदि
में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए यह अंगूर, केला, सेब, आम, पपीता, चीकू, शहतूत, चुकंदर आदि ताज़ा फलों तथा सूखे मेवों जैसे किशमिश, खजूर, अंजीर आदि में भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। तो पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। पॉइंट 2, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन अपना प्रमुख कार्य शरीर का निर्माण एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य निर्वाह करता रहता है। पॉइंट अगला, कार्बोहाइड्रेट्स वसा के ऑक्सीकरण को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लूकोज के रूप में एकत्र होते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज या शर्करा के रूप में परिवर्तित होकर के शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हानियाँ। क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? पॉइंट नंबर 1, शारीरिक विकास रुक जाता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से। पॉइंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर दुर्बल होता चला जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे काल का ग्रास बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, शरीर के जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, शरीर यह सब थकावट एवं कमजोरी महसूस करता है कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण और कभी किसी काम के करने में मन नहीं लगता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियाँ। तो दोस्तों यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तभी शरीर में हानि पहुंचाता है। इसकी हानि है पॉइंट नंबर 1, आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजन बनने पर यह त्वचा और मांसपेशियों के नीचे इकट्ठा होने लगता है, जिससे कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं, जिसके कारण अजीर्ण हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसकी अधिकता से अबेस्टिक नामक रोग हो जाता है, जिससे रोग में शरीर में मोटापा बढ़ता चला जाता है और शरीर बेडौल हो जाता है। तो मित्रों अब चलते हैं, तीसरा बिंदु है वसा। तो जानते हैं वसा क्या होता है। वसा के रूप में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। पॉइंट 2, वसा में कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। पॉइंट अगला, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कितनी होती है? कम होती है। आंसर है इसका। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों वसा के कार्य। यह शरीर के अंदर त्वचा के नीचे एकत्र होकर शरीर को सुडौल बनाती है और उसको सुंदर रूप प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है वसा शरीर के ताप को नियंत्रण में करती है। तीसरा पॉइंट है वसा पाचन क्रिया का नियंत्रण करती है, जिससे भोजन का काफ़ी समय तक पाचन अंगों में बना रहता है और भूख कम लगती है। अगला पॉइंट है वसा शरीर में वसा की कमी की पूर्ति करता है। अगला पॉइंट, यह शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है और उसकी चिकनाई प्रदान करती है, जिससे उसमें संकुचन और विमोचन क्रिया सरलता से बिना रुकावट के होती रहती है। फलस्वरूप टूट फूट की कम होती है। यह अगला पॉइंट, यह कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है। यह शरीर की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। चलते हैं मित्रों, अब देखते हैं वसा की कमी से हानियाँ। शरीर पर स्थान स्थान पर छोटे छोटे उभार हो जाते हैं। ऐसा वसा की कमी के कारण उत्पन्न फ्राइनोडर्मा या टोड स्किन के कारण होता है। अगला पॉइंट, वसा की कमी से शरीर में वसी अम्ल की कमी हो जाती है। इसका शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा प्रजनन अंग अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। शरीर के ऊपर खुश्की छाने लगती है, त्वचा जगह जगह से चटक जाती है। तो अगला पॉइंट अब लेते हैं मित्रों, वसा की अधिकता से हानियाँ। पॉइंट नंबर 1,
ओबेसिटी रोग के कारण गुर्दे भी अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, अधिक कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाने के कारण वाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं। अगला पॉइंट, शरीर में रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, अधिक वसा के शरीर में एकत्रित हो जाने पर ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है। इस बीमारी में शरीर स्थूल और विडौल हो जाता है तथा इसके कारण मनुष्य चलने फिरने में कठिनाई का अनुभव करने लगता है तथा उसके शरीर की क्रियाशीलता भी कमी आ जाती है। तो मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इसे यहीं पर विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।